बहुत खुशी हुई आपके साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए, और बहुत सारे लोग इस डायमंड शिप के तरफ गए हैं इस कंपनी के अंदर। ये सब चीजें इसलिए आज बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि डायमंड की 4 क्वालिटियां होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायमंड की 4 क्वालिटियां होती है। एक होता है उसका कलर, दूसरा होता है उसकी क्लैरिटी, और तीसरा होता है उसका कैरेट। लेकिन ये तीनों चीजों जो है, उसकी कैरेट हुआ या उसकी क्लैरिटी हुई या उसका जो कलर हुआ, ये उसका नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मतलब वो उसके अंदर होता ही है। उसका जो कैरेट है उसके अंदर होता ही है, उसका कलर उसके अंदर होता ही है। लेकिन फिर उसको प्योरली एक फर्स्ट क्लास डायमंड बनाने का काम करता है कोई ज्वेलर या कोई जो कारीगर है, वो काम करता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो क्लैरिटी होता है, हमारे अंदर भी वो कलर होता है, हमारे अंदर भी वो कैरेट होता है। हम में से कोई 18 कैरेट का है, कोई 22 कैरेट का है, तो कोई 24 कैरेट का है। लेकिन काम अपने को सबसे मेन करना पड़ता है, दैट इज द फोर्थ वन विच इज नोन एज द फोर्थ सी। और जो फोर्थ सी है उसका नाम है कट। अपने को देना पड़ता है वो जो कट होता है। अपने को, अपने आप को बोलते हैं ना, एक रफ डायमंड है हम लोग, सब लोग एक रफ डायमंड है हम लोग। और हम लोग को अलग अलग जगह से, थोड़ा सा इधर से कट करना पड़ेगा, थोड़ा इधर से कट करना, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, सब जगह से अपने को कट करना पड़ेगा। अपना दिमाग के अंदर की जो बेकार बातें उसको कट करना पड़ेगा, अपने दिल के अंदर जो बेकार बातें उसको कट करने पड़ेगा, अपने बहाने बाने की जो बहाने देने की जो एक आदत होती है उसको कट करना पड़ेगा, अपना काम ना करने की जो चाहत होती है उसको कट करना पड़ेगा, अपने झूठ बोलने के जो कच्चे चक्कर है उसको कट करना पड़ेगा, अपनी जो पैसा ना कमाने की चाहत हो सकता है उसको कट करना पड़ेगा। ये सब चीजों को कट करके एक जबरदस्त डायमंड बनाने का काम होता है एक ज्वेलर का। और हम सब लोग जौहरी लोग हैं, हम लोग सब लोगों की एक जिंदगी है। इस जिंदगी को बहुत ही जबरदस्त कट देके हम लोगों को बहुत बढ़िया अपने आप को बनाना है, माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए मैंने चुना आज का सब्जेक्ट जिसका नाम है जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। आज मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर 9 बातें करूंगा, 9 लॉस या 9 कानून बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम संतोष नायर है। अपना जिंदगी मैंने चालू किया था 1983 में। 1983 में जब मैंने अपना करियर चालू किया था एज ए न्यूज़पेपर वेंडर, घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था। वो इसलिए क्योंकि जब मैं SY BCom में पढ़ता था, 14वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे फादर ने एक दिन उठ के मेरे को बोल दिया कि बेटा मैं तेरे को आगे पढ़ा नहीं सकता हूँ। और जब उन्होंने कहा कि मैं तेरे को आगे पढ़ा नहीं सकता, उस जमाने में 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को हमने भाड़ा नहीं दिया है। उस जमाने में हमारी मदर का ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर को पैसा नहीं दिया, किराने वाले को पैसा नहीं दिया, दूध वाले को पैसा नहीं दिया। एक ऐसी भयंकर स्थिति थी कि खाने पीने के लाले थे वो 1983। और उस जमाने में एक दिन फादर ने उठ के मुझसे कहा कि मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता हूँ, तुझे आगे पढ़ना है तो तेरे ऊपर है। और मेरे सामने 2 ऑप्शन था, एक तो पढ़ाई छोड़ दूं या तो फिर मैं कुछ ऐसा काम करके अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सकूं। लेकिन मैंने ये सोचा चलो बीकॉम तो खत्म करता हूं, इसलिए मैंने शुरू किया एक न्यूज़पेपर का धंधा। रोज सुबह मैं जाके न्यूज़पेपर डालता था, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को मैं अकाउंटेंट की नौकरी करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से 500-600 रुपया मैं कमाता था। और जब ये 500-600 रुपया मेरे फादर के हाथ में देता था, उनके लिए 5-6 लाख रुपए के बराबर था। उनकी आंखों में एक चमक नजर आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उनके लिए कुछ करना है। मेरे को उनकी आंखों में एक दर्द नजर आया कि ये आदमी कुछ करवाना चाहता है, ये आदमी कुछ कर लिखाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। जब मैं वो पैसा देता था, मेरे फादर ये जानते थे कि मैं कुछ करूंगा करके, तो मेरे को भी कुछ करने की इच्छा थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं इस तरह से काम करूंगा। तो इस तरह से मैं काम कर रहा था। सुबह मैं न्यूज़पेपर डालता था, उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता। इस तरह से मुकेश के दर्द भरे गाने सुन के मेरा जीवन बीत रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला नहीं है, काही होणार नाही माझ्या लाईफ मध्ये, असं मला वाटत होतं। आणि इस तरह से मेरा लाइफ चल रहा था। तब चलते चलते 1985 में राह चलते चलते मुझे मिल गया स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। एक दिन अय्यर मुझसे मिला रास्ते पे बंबई में और मुझसे पूछा तू करता क्या। मैंने पूरी कहानी उसको सुना दी। मेरे को बोलता पागल हो गया तू संतोष, पागल हो गया तू, न्यूज़पेपर का धंधा करता, अपना गली का कुलकर्णी तेरे को मालूम है, जो पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर का धंधा करता, कुलकर्णी अपना गली का, और जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के नीचे आज 32 साल के बाद निकल गया। न्यूज़पेपर का धंधा कुलकर्णी भी करता है, लेकिन सिर्फ 2 वक्त का रोटी कमा सकता है। वो अपने बच्चे लोग को सबसे बढ़िया स्कूल और कॉलेज में नहीं भेज सकता। वो अपनी लाइफ में अपने वाइफ और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर नहीं सकता। बस जिंदगी वो काट रहा है
और इस तरह से तू भी अपना न्यूज़पेपर का जिंदगी शुरू कर दिया और तेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है संतोष। और ये जो तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, आज तुझे 400 रुपया मिलता है, कल तेरे को 500 रुपया मिलेगा, अगले साल तेरे को 600 मिलेगा, उसका अगला साल 800 हो जाएगा, उसका अगला साल 900। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी संतोष, तेरे पास 3-4 हजार रुपए का नौकरी होगा और 3-4 हजार में या 5 हजार में या 6 हजार रुपए में आदमी किस तरह का अपना लाइफ को बिताएगा, किस तरह से अपना वाइफ का जिंदगी चलाएगा, अपने माँ बाप के सपनों को किस तरह से पूरा करेगा, अपने बच्चों का सपनों को किस तरह से पूरा करेगा। इस तरह से जब स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे पूछा और उसने मेरे को कहा एक ट्यूशन लेता अभी 100 रुपया मिलता, 2 ट्यूशन लेगा 200 रुपया मिलेगा, इस तरह से तू ट्यूशन लेगा तेरा कुछ होने वाला नहीं। संतोष नायर, जो तेरे फादर के साथ हुआ, जो आज तक तेरे लाइफ में हुआ, वही तेरे फैमिली में वापस रिपीट होगा। तू ऐसा कोई कदम नहीं ले रहा है, तू ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तू ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे कि तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तू रुक गया है, तू ठहर गया है, तू सड़ गया है संतोष नायर। जब उसने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं बोला यार अय्यर ऐसा डरा मत, साला बता करने का क्या है, तो तब उसने मुझसे कहा अगर तुझे जिंदगी बनानी है संतोष, नाम बनानी है, इज्जत बनानी है, शौहरत बनानी है, काम करके तुझे लगातार आगे बढ़नी है और तुझे अपने जीवन के सभी सपनों को अगर लगातार पूरा करना है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही काम है जिसमें अगर तूने दिल लगा के, अपना जान लगा के, अपना जुनून और जोश और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, पागलपन सबको अगर तूने डाल दिया, एक ही प्रोफेशन है जो तेरे को आगे बढ़ा सकता है और वो है प्रोफेशन सेल्स का। मैं बोला लेकिन अय्यर मेरे को तो यार सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो लोगों को कभी मिला ही नहीं है, मैं तो खाली अकाउंट्स का काम करता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कागज का काम करता हूँ, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। लेकिन उसने मुझसे कहा कोई भी इंसान कोई भी लाइन में आने के पहले उस लाइन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। अमिताभ एक्टिंग के पहले अमिताभ को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। विश्वनाथन आनंद चेस खेलने के पहले चेस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। शंकेश वायल भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में, या पादे साहब गादे साहब जो है सॉरी, और बाकी संतोष और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर, कोई भी इंसान ये लाइन में आने के पहले, वो डॉक्टर शमशुद्दीन होगा या अभिलाष होगा या थॉमस होगा या कोई भी इंसान चौधरी साहब होगा, जो भी लोग हैं, जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आए, या नायडू होगा इधर बैठा हुआ, ये लोग कभी भी ले लाइन में आने के पहले किसी को इस लाइन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसी तरह से संतोष तुझे भी सेल्स में जाने के पहले उसकी कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक बार तू उसके अंदर चला गया, उसके हर पहलू को अगर तूने समझा तो तू मालामाल बन सकता है, तेरे सपने पूरे हो सकता है, तू लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। इस तरह से उसने मुझसे जब कहा, मैंने भी कहा कि चलो यार सेल्समैन बन जाते हैं, लाइफ की सिचुएशन को इंप्रूव कर देते हैं। और मैंने मन में सोच लिया और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उस जमाने में आए, मैंने अप्लाई किया लेकिन किसी ने भी मुझे बुलाया नहीं और फिर मैं निराश होकर बैठा था। तब एक दिन बहुत बड़ा एक ऐड टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, 6 महीने में एक बाइक लेना चाहते हो, कम टू यूरेका फोर्ब्स। सुना है कभी यूरेका फोर्ब्स? क्या करती है यूरेका फोर्ब्स? वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई का मशीन और एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर बेचती है। ये जो कंपनी है इसका ऐड आया था और इनको सेल्समैन के लोगों की जरूरत थी और मैं भी सुबह सुबह 9:30 बजे वहां पर पहुंच गया और जब मैं वो दरवाजा खोला वहां पर 300-400 लोग बैठे हुए थे, एकदम स्मार्ट, एकदम टाई लगा के, कोट लगा के, चड्डी पिड्डी पहन के सब लोग एकदम बैठे हुए थे, एकदम बढ़िया लोग वहां बैठे थे। उनको देख के मेरे को एक चीज मालूम पड़ गया कि यहाँ पर अपना कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जींस में गया था और व्हाइट कलर का हाफ शर्ट में गया था और मैंने उस तरह से अपने आप को मैंने देखा और लोग के सामने देखा, और लोग ब्रीफ केस और सब लेके आए थे, बंदे एकदम स्मार्ट में बैठे हुए थे। मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि मेरा इधर कुछ होने वाला नहीं है। मैं वहां से जाने वाला था और फिर मेरे को ऐसा याद आया कि नहीं यार, यहां तक आया हूं, 9:30 बज गया, रुक जाता हूं। एंड देयरफॉर मैं वहां पर रुक गया। दोपहर को 3:30 बजे मेरा इंटरव्यू आया, तो 3:30 बजे 6 घंटा रुकने के बाद मेरा इंटरव्यू आया। तब मुझे सेल्स के बारे में पहला लेसन सीखा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके पास बहुत क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। 6 घंटे रुकने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। एक बहुत बड़ा आदमी, राजेश मल्होत्रा बोल के, हाइट बॉडी वाला आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया मुझसे। उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछे। डॉन बॉस्को एजुकेटेड, कॉन्वेंट एजुकेटेड मल्होत्रा साहब ने जब मुझसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मैं उनका जवाब दे नहीं सका। मल्होत्रा साहब 3 चीज करते थे, आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट,
सिलेक्ट करके टीम चालू कर देते। आदमी ठीक ठाक लगा तो आदमी को रिजर्व कैंडिडेट करके डालते थे, और आदमी अगर एकदम बेकार लगा तो उसको रिजेक्ट कर देते थे। और मल्होत्रा साहब ने मेरे को तीसरा कैटेगरी में डाला और मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रिजेक्ट करते टाइम उन्होंने डायलॉग ये मारा कि हम आपको 15 दिन में बताएंगे करके। और तब मेरे को नहीं मालूम था कि जो आदमी बोलता है ना मैं सोच के बताऊंगा, 15 दिन में बताऊंगा, आपकी जब जाते हैं किसी के पास किसी को नेटवर्कर बनाने के चक्कर में तो वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा 15 दिन में, इसका मतलब है कि वो अपने को रिजेक्ट कर रहा है। इस तरह से मल्होत्रा साहब ने अपने को रिजेक्ट किया और उसने कहा कि मैं 15 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने मेरे को थर्ड कैटेगरी में डाला। कहानी ऐसी जाती थी कि मल्होत्रा साहब आधा बंबई संभालते थे और गुप्ता साहब बोल के दूसरा ब्रांच मैनेजर था, वो आधा संभालते थे। जब वो दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, शाम को मैं चला गया घर। शाम को घर जाने के बाद मैंने अपने मदर को बताया कि इस तरह का नौकरी है। तो मेरे को पूछा क्या काम है, मैं बोला यूरेका फोर्स बोल के कंपनी है, वहां पर वैक्यूम क्लीनर होता है। बोलता वो क्या, मैं बोला वो तो अपने को भी नहीं मालूम। उन्होंने बोला कि कुछ तो मशीन है क्लीनिंग का। मेरे को बोलता तेरे को करना क्या पड़ेगा और कितना बड़ा है, मैं बोला वो 18 किलो का सूटकेस है। बोलता 18 किलो का सूटकेस लेके तेरे को घूमना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब घर घर में जाना पड़ेगा। तू 18 किलो का सूटकेस लेके तू घर घर में जाएगा संतोष, ये तेरे से होने वाला नहीं है। तेरा टोटल वजन ही साला 40 किलो का है और तू ये 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में जाएगा, किस तरह से तेरा काम होगा। बेचारी इतनी घबरा गई, उसको लगा कि मैं ये अकाउंटेंट का नौकरी छोड़ के गलत रास्ते पे जा रहा हूं। केस को वो लेके चली गई के.एस. नायर के पास। के.एस. नायर मेरे फादर, और वो एकदम बड़ा टेररिस्ट टाइप आदमी है। इतना बड़ा टेररिस्ट है कि पूरा खानदान में, उससे पूरा खानदान में के.एस. नायर से दुनिया डरती है। हम लोग सब कैसे पैदा हो गए मेरे को आज तक नहीं मालूम, क्योंकि मेरी माँ भी उससे बहुत डरती है और हम लोग सब इतना डरते हैं। इतना डेंजरस आदमी के सामने ये इंदिरा एस. नायर मेरी मदर ने जाके केस मेरे फादर के सामने रख दिया। बोला देखो क्या बोलता है बेटा, बोलता घर घर में जाएगा, 18 किलो का सूटकेस लेके काम करेगा। मेरे फादर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने बोला ये सब काम जो है सिंधी पंजाबी लोग का, समझ में आया तेरे को, और ये सब काम हम जैसे मद्रासी लोग का नहीं है। हम लोग जो है बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में क्लरिकल काम करते हैं। मेरे को देख, मेरे को देख। उन्होंने कहा मुझे देख और मेरे माफत बन। मैं 1955 से एक कंपनी में काम कर रहा हूं, आज 1985 हो गया, 30 साल हो गया मेरे को एक ही कंपनी में काम करते हो। अभी 10 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है। देख यहां पर मैंने कितना मेहनत किया, मेरे को देख मेरे माफत बन। अभी इधर उधर उड़ी मारने की जरूरत नहीं, समझ में? हाँ, ऐसा बोल के मेरा पूरा सेल्स के करियर पे उन्होंने पूरा सुसु कर डाला और मेरा करियर वहां का वहां ही खलास हो गया। और के.एस. नायर ने मेरे को ये जब बोला तो मेरा दिल बहुत धड़का। मेरे को ऐसा दिल किया उनको रिटर्न जवाब दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उनके सामने बात करने के लिए, तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं। और ऐसे ही दिन निकलता गया और फिर 1 महीने के बाद 2 अक्टूबर 1985 कहानी ऐसी जाती है माय डियर फ्रेंड्स कि आधा बंबई मल्होत्रा साहब संभालते थे, आधा बंबई गुप्ता साहब संभालते। गुप्ता साहब बोल के जो दूसरे ब्रांच मैनेजर, उनको आदमियों की जरूरत पड़ी, उनको आदमी मिल नहीं रहा था। उन्होंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाला था, नहीं मिल रहा था। फिर वो मल्होत्रा साहब के पास गए कि बोला यार तूने एक एडवर्टाइजमेंट डाला था थोड़े दिन पहले, तूने यहाँ पर बहुत सारे आदमी मैंने देखे थे, तो यार तेरे पास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो मेरे को दे दे। मल्होत्रा साहब ने बोला मेरे पास जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैंने सबको ले लिया है और मैं तेरे को कोई दे नहीं सकता। बोलता अच्छा यार तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट तो होगा, जो पुराना रिजर्व कैंडिडेट है। बोलता नहीं यार ये टाइम मैंने रिजर्व को मैंने सिलेक्ट करके ले लिया तो मेरे पास रिजर्व कैंडिडेट भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरे पास कोई रिजेक्ट माल तो होगा? बोलता है ना 150-200 जन है, पूरा रिजेक्टेड माल है, एकदम साले एकदम बेकार लोग हैं, सब ले जा मेरे को, उन्होंने कहा। और उन्होंने पूरा वो जो बंडल था, चार्ट था, वो पूरा मल्होत्रा साहब ने गुप्ता साहब के हाथ में दे दिया। गुप्ता साहब ने उसमें से क्या काटम छाटी कौन सा चक्कर चलाया मेरे को आज तक नहीं मालूम। और उन्होंने उसमें से करीबन 15-20 आदमी लोगों को टेलीग्राम भेजा। 2 अक्टूबर 1985 गांधी जयंती के दिन दोपहर को 2 बजे मेरे पास एक टेलीग्राम आया। दरवाजे में घंटी बजा, मैंने खोला, मैंने देखा रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू अनिल कुमार गुप्ता। तकदीर ने वहां साथ दिया, तकदीर ने वहां साथ दिया कि टेलीग्राम साला टेररिस्ट के पास नहीं गया। अगर टेलीग्राम अगर टेररिस्ट के पास जाता तो आज चीरा बाजार के किसी गली में मैं आज अकाउंटेंट का नौकरी करता हुआ नजर आता। तकदीर ने वहां पर साथ दिया, टेलीग्राम अपने हाथ में आया। अगला दिन सुबह 9:30 बजे मैं वहां पहुंच गया। गुप्ता साहब ने मुझसे पूछा तू करना क्या चाहेगा सर? मैंने कहा मेरे को सर एक ही चीज चाहिए, पैसा बनाने का है। आप मेरे को कोई भी लीगल रास्ता दिखाइए सर, आप मेरे को लीगल तरीका बताइए, मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। आप अगर बोलेंगे कि शाम को रोज सुबह 4 बजे अगर चन्नी रोड पे चड्डी डाल के खड़े रहने से आदमी को पैसा मिलता है, मैं वहां पर होलसेल में रोज सुबह खड़ा रहूंगा सर, वहीं पर मैं अपना बंगला ही बना डालूंगा या घर ही बना डालूंगा। आप मेरे को बताइए करना क्या है सर?
अगर आप बोलते हैं कि चड्डी सर पे पहनने से आदमी पैसा कमा सकता है, तो मैं इधर ही आपके सामने करवा देता हूं। कहने का मतलब है कि यू जस्ट टेल मी, आप मेरे को बताइए, रास्ता बताइए सर, पैसा कमाने का, नाम कमाने का रास्ता बताइए। मैं उस रास्ते पे कसम भवानी की वहां जाऊंगा और वो सब करूंगा जो आपने मेरे को बताया। मैं अपना खोपड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं जैसा आप बोलते हैं वैसा करेंगे। और ये बात मेरे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि अपने जो अपलाइन होता है, अपना जो बॉस होता है, उसको अपने से बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा, अपने को उससे मोहब्बत है या नहीं है, अपने को उससे लगाव है या नहीं है। लेकिन हर अपलाइन को, हर बॉस को अपने को रास्ता दिखाने के लिए उसके पास मसाला होता है, लेकिन अपने पास वो खुला मन और खुला दिल होना चाहिए वो सब एक्सेप्ट करने का। और मैंने गुप्ता साहब की बात को मान ली। मैंने बोला सर आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के बाद एक बैच चालू कर रहा हूँ और एक बैच मैं कल सुबह चालू कर रहा हूँ, कौन सा तू ज्वाइन करेगा? मैं बोला सर 15 दिन के बाद मैं आता हूं, आई विल कम आफ्टर 15 डेज। तब उन्होंने एक बहुत बड़े की बात मेरे को कही। उन्होंने कहा देख संतोष, अभी आने वाला जो 15 दिन है तू अकाउंटेंट का ही नौकरी करने वाला है। आने वाला 15 दिन तू अकाउंटेंट का ही नौकरी करने वाला है और वहां पर तू कुछ भी नया सीखने वाला नहीं है, क्योंकि जो तू काम कर रहा है पिछले कई दिनों से वही काम तू अकाउंटेंट का करने वाला है। तो ये 15 दिन में तेरे लाइफ में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर तूने कल सुबह ज्वाइन कर दिया, अगर तूने कल सुबह ज्वाइन कर दिया यहां पर, तो तेरे को लाइफ में हमेशा 15 दिन का एडवांटेज रहेगा। 15 दिन में तेरे को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी, 15 दिन में तेरे को कंपनी के बारे में जानकारी हो जाएगी, 15 दिन में तेरे को इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो जाएगी, 15 दिन में तेरे को पूरा मार्केट के बारे में जानकारी होगी। 15 दिन में लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होता है ये मार्केट में, ये सब 15 दिन में तेरे को समझ में आ जाएगा। देयरफॉर तू अगर कल ज्वाइन करेगा तो तेरा लाइफ में 15 डेज का एडवांटेज हमेशा रहेगा। जब गुप्ता साहब ने ये बात मेरे को कही, मेरे को ये बात जम गया और मैंने कहा सर ओके फाइन, मैं कल सुबह आऊंगा और मैं ज्वाइन करूंगा। इस तरह से मैं वहां से निकल गया और नीचे आया। अब मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मेरे को फोन करना था। किसको? टेररिस्ट को फोन करना था कि मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं। मैं नीचे आके मैंने अपने फादर को फोन किया। उन्होंने मेरे को हमारे जो मलयालम लैंग्वेज में केरला में जितने गालियां हैं, पूरा हमारा जो पूरा केरला में जितने गालियां होते सब उन्होंने फोन पे मेरे को सुना दिया। तेरे को अक्ल है नहीं, तेरे को मैंने बोला था ये सब करने का जरूरत नहीं है, अच्छा खासा तेरा अकाउंटेंट का ये सब नौकरी चल रहा था, तू भी तेरा मामा के माफत है, उसको भी गधे को बोला था मिलिट्री छोड़ना नहीं, अभी सब छोड़ के घर में बैठा है, तुम लोग को कुछ भी बोलेगा समझ में नहीं आएगा। और वो बोल रहे जा रहा था। तो अब मेरे को एक लिमिट के बाद जब उन्होंने बोला मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला डैडी अभी बस, अब एक और वर्ड नहीं बोलना। और पहला बार मेरे को नहीं मालूम कहां से वो हिम्मत आया। 19 साल में पहला बार वो हिम्मत आया, उसके पहले कभी नहीं आया, उसके बाद कभी नहीं आया। वो दिन मैंने हिम्मत करके उनको फोन पे, और दूसरा क्या, तो फोन पे था तो मार भी नहीं सकता हो, तो अपने को इतना अक्ल था कि फोन पे साला आइटम कुछ कर नहीं सकता है। तो मैंने उनको बोला डैडी अगर एक और बार आपने अगर कुछ बोला तो मैं आज घर नहीं आऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा। लेकिन इतना बात मैं जरूर बोल देता हूं, अगर 30 तारीख बोल के एक तारीख है और अगर संतोष नायर आपका बेटा अगर जिंदा है तो जितना मैं 600-700 रुपये आज की तारीख में कमाता हूं और जो मैं आपको देता हूं, जो जाएगा इसका दुख के वजह से आप मेरे को अगर चिल्ला रहे हो तो कसम भवानी की, कसम आपकी, कसम मेरी, कसम मेरी माँ की, मैं आपको वो 600-700 रुपया 30 तारीख को ला के दूंगा। कोई ना कोई आदमी आपके पास लाएगा, लेकिन मैं आज घर नहीं आ रहा हूं, आज से मैं नहीं आऊंगा, लेकिन पैसे पहुंच जाएंगे। ऐसा बोला तो फोन पे एक साइलेंस हो गया। मैं बोला क्या हो गया? मैं बोला हेलो है कि नहीं? तो आइटम था, फोन पे ही था, लेकिन उसकी पहली बार फट गई। लाइफ में जो सब आदमी को डरा रहा था वो आदमी पहला बार उसका साला संतुलन हिल गया। बोला साला ऐसा डायलॉग किसी ने मेरे को आज तक नहीं मारा, इसने मारा कैसे? लेकिन मैंने भी कैसा मारा मेरे को आज तक मैं रिसर्च कर रहा हूं, समझ में नहीं आया कि मारा कैसे वो डायलॉग, लेकिन मार दिया वो डायलॉग। और देयरफॉर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि तेरे को ये सब के बारे में कोई जानकारी है और मैंने भी कभी सुना नहीं है, यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी, मालूम नहीं कोई चोर कंपनी। मैं बोला डैडी अपना हालत इतना फटा हुआ है, इससे नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपन तो ऑलरेडी एकदम ग्रास रूट लेवल पे है, अपन बीएसटी में जा रहे हैं, उससे नीचे तो जा नहीं सकते अपन ना।
60 के नीचे तो कोई लेवल ही नहीं है, आई नो। तो देयरफॉर अपन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे में ट्रैवल, उससे नीचे तो है नहीं, अभी तो पटरी के ऊपर चल के तो नहीं जा रहे, बस खाली रेलवे में अपन जा रहे हैं। तो अपना जो है सेकंड क्लास चल रहा है, अपने पास ना बाइक है, ना कार है, ना अपने पास कोई बहुत बड़ा 4 बेडरूम हॉल किचन है, अपना हालत 1 रूम किचन है अपने पास। अपना हालत इतना खराब है डैडी कि यहां से कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, अगर तू भी बोलता है ऐसा है तो फिर कर देंगे करके। और उसने बोला ओके, मेरा भी आशीर्वाद है ऐसा। देयरफॉर ऑन 4 अक्टूबर 1985, आज से 25 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्वाइन किया एक कंपनी जिसका नाम है यूरेका फोर्ब्स एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उस जमाने में उस जमाने में पूरे महीने में हमारे पूरे इंडिया में 3,500 सेल्समैन होते थे। 3,500 सेल्समैन में सबसे मेन बात यह है कि एवरेज जो वैक्यूम क्लीनर था, एवरेज वैक्यूम क्लीनर जो सब मिला के बेचते थे, सब मिल के बेचते थे, वो था 4 वैक्यूम क्लीनर, 4 वैक्यूम क्लीनर मिलता था। और अगर आप पूरा एवरेज, एक आदमी का एवरेज निकाले पूरा इंडिया का, तो 4 वैक्यूम क्लीनर पूरा महीने में। और अगर किसी ने 6-7 बेच दिया तो हमारा ब्रांच मैनेजर उसको बढ़िया सा होटल में लेके जाके खाना पीना खिलाता था। और अगर आपने 10-12 बेच दिया तो हमारा रीजनल मैनेजर उससे भी बड़ा होटल में लेके जाके खाना पीना खिलाता था। और अगर आपने 14 या 16 बेचा तो हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया अपना स्टैंडर्ड 2000 रोवर गाड़ी में आता था, बड़ा गाड़ी था वो, स्टैंडर्ड 2000 रोवर गाड़ी में आता था। और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के वर्ली में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके चिकन बिरयानी ये वो बियर पिलाता। और बदन का कोई भी पार्ट में चुम्बन लगाने को तैयार था, चुम्मा लगाने को तैयार था बदन का कोई भी पार्ट में। ऐसा था मिस्टर मार्फतिया को सेल्समैनों से मोहब्बत। और इस तरह से मेरा जीवन शुरू हुआ। और वहां पर 4 अक्टूबर को हमको 5 दिन का ट्रेनिंग दिया। 5 दिन में हमको ये पूछा गया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है लाइफ में, तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में। अरे किसको मालूम लक्ष्य क्या है, अपने को थोड़ी ना मालूम था लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। बोलता तुम्हें 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है। अरे आज क्या करने का अपने को मालूम नहीं, वो बोलता है जिंदगी में क्या करने का है। जिसको मालूम ही नहीं था कि साला 3 महीने के बाद क्या होने वाला, वो क्या लाइफ में गोल बनाएगा। इस तरह से जब मैंने गुप्ता साहब को बताया, उसने कहा कि अगर जिंदगी में बढ़ना है, आगे नाम बनाना है, तो अपना गोल सेट करना पड़ेगा, अपना पर्पस तय करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। तुझे जो भी चाहिए आने वाला 3, 4, 5, 10 साल में जो जो चाहिए कल सुबह तक सब लिख के लेके आ। और मैं अगला दिन सुबह बहुत ही सीरियसली सब कुछ लिख के लेके आया। मैं नहीं जानता था कि मैंने जो अनजाने में लिखा वो सब 1, 2, 4, 5 महीने में ही पूरा हो जाएगा। जब मैंने लक्ष्य लिखा, मैं नहीं जानता था, मैंने 8-10 साल का लिखा, लेकिन वो सब 8-9 महीने में ही पूरा हो गया। तब मेरे को ये समझ में आया कि आदमी अगर अपना लक्ष्य बना देता है, अपना गोल बना देता है और उसको लिख देता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में अगर लिख देता है, तो आदमी लाइफ में लगातार आगे बढ़ सकता है। ये मेरे को तब ये ख्याल आया। खैर हमारा ट्रेनिंग हो गया 5-6 दिन का, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ। उसमें 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद हमको फील्ड में भेज दिया। 4-4:30 बजे का टाइम था। 10 अक्टूबर 1985, 10 अक्टूबर 1985 को 4:30 बजे हाथ में 18 किलो का सूटकेस दे दिया। और हम 14 लड़के लोग थे, सब रिजेक्टेड आइटम थे और हम लोग सबको बोला अभी तुम लोग मार्केट में जाओ। मैं बोला सर किधर जाने का। बोलता फील्ड में जाने का। मैं बोला वो तो बराबर है, लेकिन चालू किधर से करने का। तो उन्होंने बहुत सोचा, सबको अलग अलग टेरिटरी दिया और मेरे को दे दिया ग्रैंड रोड ईस्ट। मैं बोला सर वो तो रेड लाइट एरिया है। तो बोलता उधर बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे को भी लगा गुप्ता साहब उधर जाते रहेंगे, तो उनको मालूम था कि वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। उन्होंने बताया, बोलता बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल। मैं भी बोला यार बॉस लोग का बात तो मानना चाहिए। तो 4:30 बजे हाथ में 18 किलो का सूटकेस लेके 25 साल पहले दिल में बहुत सारा उमंग और मन में बहुत सारे सपने लेके संतोष नायर ने अपना करियर चालू किया 430 एट ग्रैंड रोड ईस्ट। तब से लेके आज तक मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा माय डियर फ्रेंड्स। मुझे याद है मेरा पहला सैलरी था 500 रुपीज़। मुझे याद है 500 रुपीज़। तब मैंने लक्ष्य रखा, गोल रखा कि अब मैं 500 रुपया नहीं कमाऊंगा, 5000 रुपया कमाऊंगा। भागा और मैं 5000 रुपया कमाने को चालू किया। जब मैं 5000 रुपया रखाता था तब मैंने 25,000 का टारगेट रखा कि मैं आज के बाद महीने का 25,000 रुपया कमाऊंगा। जब मैं 25,000 रुपया कमाने चालू किया, मैंने अगला लक्ष्य रखा कि मैं 1 लाख रुपया, 50 लाख है, 50,000 रुपया कमाऊंगा। फिर 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब मैं 5 लाख रुपया कमाता था तब मैंने अपने आप को महीने में, तब मैंने बोला यार इस तरह का गरीब जीवन जी नहीं सकता, इसमें अपने को इंप्रूवमेंट चाहिए। महीना महीने का चक्कर नहीं चलेगा। अभी अपने को क्या चाहिए,
डेली चाहिए, एवरीडे चाहिए। अब ये महीने में 5 लाख रुपए आने का चक्कर नहीं चाहिए, अपने को अभी डेली में चाहिए। और डेली में जब चाहिए, जैसे मैंने मन में सोचा, तो मैंने पहला डिसाइड किया कि हर दिन अपन 3,000 रुपया कमाएंगे। तो भागा भागा भागा, बहुत सारा वैक्यूम क्लीनर, एक्वागार्ड वगैरह बनाया, फेक बेका बेचा, और फिर उसके बाद मैं 3,000 रुपया दिन का कमाता। जब मैं 3,000 रुपया दिन का कमाता, तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 10,000 रुपया दिन का कमाऊंगा। फिर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख। मुझे खुशी है आज मैं ये बताते हुए तुम लोग सबको कि आज दिन जब खत्म होता है, हर दिन में मैं 2.5 लाख रुपया कमाता हूं। 2.5 लाख रुपया हर दिन कमाता हूं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टर्न रेलवे में अपन मर मर के घुल जाते थे। वेस्टर्न रेलवे के अंदर मैं काम करता, मतलब ये ट्रेन में अपन जाते थे। तब मैंने एक दिन लक्ष्य रखा कि आज के बाद ये ट्रेन में ट्रैवल नहीं करूंगा, ये तारीख के बाद ट्रेन में ट्रैवल नहीं करूंगा। तो बराबर वो तारीख को मैंने रखा था कि मैं अपना सेकेंड हैंड बाइक खरीदूंगा, और कावासाकी बजाज मैंने सेकंड हैंड खरीदा। जो दिन मैंने बाइक खरीदा, वो दिन मैंने अगला लक्ष्य रखा कि नया बाइक राजदूत 175 खरीदने का डेट डाल दिया। जो दिन मैंने राजदूत 175 खरीदा, अगला लक्ष्य रखा कि सेकंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी। तो 27 जनवरी 1992 को मैंने प्रीमियर पद्मिनी सेकंड हैंड खरीदा अपना पहला इनकम से। और उसके बाद मैंने टारगेट रखा मारुति 800 का। उसके बाद मैंने टारगेट रखा हुंडई सोनाटा 15 अपना मारुति एस्टीम का मैंने टारगेट रखा। मारुति 800 के बाद मारुति एस्टीम का टारगेट रखा। जो दिन मैंने मारुति एस्टीम खरीदा और महालक्ष्मी टेम्पल जाके प्रेयर करके उसका पूजा करके वापस आ रहा था, अगला लक्ष्य रखा कि हुंडई सोनाटा 15 लाख रुपए का गाड़ी खरीदूंगा। जो दिन मैंने हुंडई सोनाटा 15 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा, वो दिन मैंने लक्ष्य रखा कि मेरा अगला गाड़ी होगा मर्सिडीज बेंज। एंड बराबर 29 सितंबर 2007 at 1:30 in the afternoon, जो डेट रखा था, जो टाइम रखा था, वो डेट और टाइम पे मैंने जाके 52 लाख रुपए का मर्सिडीज खरीदा। जो दिन मैंने 52 लाख रुपए का मर्सिडीज खरीदा, वो दिन मैंने लक्ष्य रखा कि मेरा अगला गाड़ी होगा 1 करोड़ वाला मर्सिडीज एस क्लास। और वो बराबर वो टारगेट जो डेट रखा है, वही टारगेट पे हम वो गाड़ी लेंगे। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरा पहला घड़ी था हेनरी सैंडोस एंड फिल्स। हेनरी सैंडोस एंड फिल्स 25 रुपए का घड़ी लिया था मेरे फादर ने। मेरे ख्याल से 25वां हैंड था, सेकंड हैंड भी नहीं था वो। और वो घड़ी मैं पहन के घूमता था। तब मैं यूरेका में डिसाइड किया कि अब मेरे को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का है। बिकॉज जैसे जैसे अपने को नए नए कस्टमर को मिलना है, वैसे वैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए मैंने बोला 500 रुपए का घड़ी खरीदूंगा। सिटीजन कॉर्ड्स खरीदा मैंने गोल्ड कलर का। उसके बाद मैंने 1,000 रुपए का टाइटन कॉर्ड्स क्लासिक खरीदा। फिर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5,000 रुपए का घड़ी पहनूंगा। फिर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 10,000 का घड़ी पहनूंगा। फिर 22,000 रुपए का मैंने घड़ी खरीदा। उसके बाद 1 लाख रुपए का। अभी जो मेरे हाथ में आप घड़ी देख रहे हैं, वो 5 लाख रुपए का, 4,90,000 रुपीज का, 5 लाख रुपीज का ये रोलेक्स का घड़ी है, गोल्ड सोने का घड़ी है, उसमें डायमंड लगा हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस तरह से, ये जो पेन में रखता था, मैं अपने जेब में पेन रखता था, 2 रुपए का शार्प का पेन रखता था। फिर मैंने बोला कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो 40 रुपए का विल्सन का पेन रखता था। फिर मैंने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, तब मैं 100 रुपए का पेन रखता था फ्लेयर का। तब उसके बाद मैंने बोला आगे बढ़ना है, तो 400 रुपए का शेफर का पेन रखता था। तब मैंने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, और मैं 1,000 रुपए का क्रॉस पेन रखता था सिल्वर का। फिर मैंने 2,000 रुपया का क्रॉस पेन रखा। अभी जो मेरे जेब में आप ये पेन देख रहे हैं, वो 50,000 रुपए का पेन है, 50,000 रुपीज का ये पेन है। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, मैं हर क्षेत्र में जब मेरे को लोगों के सामने बात करने को नहीं आता, तब मैंने लक्ष्य रखा कि एक दिन मैं ऐसे अपने आप को बनाऊंगा, ऐसा स्ट्रांग बनाऊंगा ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाऊंगा। मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाया, लीडरशिप स्किल बढ़ाया, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाया, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बढ़ाया, हिंदी में बोलने की कलाकारी में इंप्रूवमेंट लाया, अंग्रेजी में बोलने की कलाकारी को इंप्रूवमेंट लाया, कपड़ों में परिवर्तन लाया, सोच में परिवर्तन लाया, घर में परिवर्तन लाया, गाड़ी में परिवर्तन लाया, पेन में परिवर्तन लाया। हर क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में, वो पढ़ाई लिखाई हो या कपड़ा हो या घर जो है या जो भी चीज करता हूं, जिस होटल में मैं जाता हूं, जिस तरह का खाना पीना चाहता हूं, हर क्षेत्र में मैंने जिंदगी को आगे बढ़ाया। ये है मेरी कहानी। और देयरफॉर मैंने कहा कि आज हम बात करते हैं जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। जिंदगी भर आगे बढ़ने की कानून। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोग हैं जो थोड़ा टाइम तक सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग हैं 1 साल 1.5 साल सक्सेसफुल होते हैं,
और कुछ लोग हैं फिर 1.5 साल के बाद वो नीचे उतर जाते हैं। कुछ लोग एकदम हवे में आते हैं, 3-4 महीना एकदम जोर में रहते हैं, हर हर महादेव करेंगे या मरेंगे वंदे मातरम करके। उसके बाद साले का 3 महीने में जूस निकल जाता है, उसका वारंटी गारंटी सब खत्म हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है, रडार में दिखता ही नहीं है। फिर मैंने ये देखा कि जिंदगी भर आगे बहुत कम लोग ही बढ़ते हैं, जिंदगी भर। इसको बोलते हैं लाइफ टाइम ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ टाइम। जोर से बोलिए, लाइफ टाइम ग्रोथ। लाइफ टाइम ग्रोथ, लाइफ टाइम ग्रोथ जो है वो बहुत कम लोगों को ही मिलता है। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए, जिंदगी भर के ग्रोथ के लिए, जिंदगी भर आगे बढ़ने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थोड़े टाइम के बाद फेल होने चालू हो जाते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थोड़े टाइम के बाद फेल होने चालू हो जाता है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद उनका एंथुजियाज्म खलास हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद बढ़िया आइडियाज जो मार्केट से आ रहे हैं उसको लेने से वो घबराते हैं। थोड़े टाइम के बाद आराम उनको ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो लोग बहाने देने चालू करते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो सब भूल जाते हैं जिन्होंने, जो चीज ने उनको यहां तक पहुंचाया। जिंदगी भर का ग्रोथ के लिए, लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए इंटेलिजेंस तो चाहिए, लेकिन मेनी इंटेलिजेंट पीपल स्टॉप ग्रोइंग। मेनी इंटेलिजेंट पीपल स्टॉप ग्रोइंग। वो स्टॉप कर देते हैं अपने ग्रोथ को थोड़े वक्त के बाद, बिकॉज वो नए आइडियाज को नहीं ले रहे हैं। उनका एंथुजियाज्म खलास होने चालू हो जाता है, उनके लाइफ में वो घबराने चालू हो जाते हैं। तो मैंने बहुत गहराई से ये लोगों को देखा है। चंद लोग हैं, और दूसरे साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से ग्रो हो रहे हैं, 25 साल से ग्रो हो रहे हैं, 30 साल से ग्रो हो रहे हैं, और लगातार वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जब ये लोग, शंकेश और मेरे पास ये लोग सब आए, तो मैंने ये सब बातों को सोचा, तब मेरे को समझ में आया कि लाइफ टाइम ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। जिंदगी भर अगर ग्रो होना है तो कुछ कानून है, कुछ लॉज है जो आपको निभाने पड़ेंगे। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपका मूड है या नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। तो चंद लोग जिनके लाइफ को मैंने स्टडी किया, कल भी मैं देख रहा था रात को करीबन 10:30 बजे मैं एनडीटीवी में नारायण मूर्ति को, अभी उसने परसों कल के दिन मनमोहन सिंह ने उनका किताब को उतारा, मार्केट में उतारा करके, ए बेटर इंडिया, ए न्यू इंडिया करके एक किताब उन्होंने उतारा। ये आदमी पिछले 35-40 साल से लगातार ग्रो हो रहा है। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे लक्ष्मी मित्तल, पिछले 30 साल से लगातार हर साल, हर महीना, हर दिन ये आदमी ग्रो हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे ये आदमी पिछले 40 साल से, 40 साल एवरी ईयर, एवरी मंथ, हर महीना, हर साल, हर दिन ये आदमी आगे बढ़ रहा है। इसको ऐसा क्या मालूम है जो हमको नहीं मालूम? ये लोगों को ऐसा क्या मालूम है जो हमको नहीं मालूम? तब मेरे को पता चला कि दे मस्ट बी नोइंग द लाइफ टाइम ग्रोथ के फॉर्मूला। They must be knowing the laws of lifetime growth. जिंदगी भर ग्रो होने का फॉर्मूला चंद लोग इस दुनिया में जानते हैं। And whether it is Dr. Shamsuddin or whether it is Thomas और बाबू थॉमस और चौधरी साहब या मृणाल फनसेकर जो भी है, ये सब लोग कुछ ना कुछ बातें जानते हैं जो हम लोग शायद नहीं जानते। तो कानून नंबर 1, लॉ नंबर 1, हमेशा के लिए याद रखना। अगर आप 40-50 साल जीने वाले हैं तो 40-50 साल के लिए याद रखना, कानून नंबर 1 का नाम है ये: हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास से बड़ा होना चाहिए। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। आपका फ्यूचर हमेशा आपका पास से बड़ा रहना चाहिए। ये अमिताभ जान गया, ये नारायण मूर्ति जान गया, ये शंकेश वायल जान गया, ये संतोष नायर जान गया, ये सब लोग जान गए, आपका फ्यूचर आपका पास से बड़ा रहना चाहिए। पास्ट में आपने जो भी किया उसको कभी रिपीट नहीं करने का।
पास्ट में जो भी आपने किया उसको कभी रिपीट नहीं करने का। यानी कि पास्ट में अगर मैंने 50,000 रुपया कमाया तो कभी वापिस 50,000 नहीं कमाने का। ये कानून है, जिंदगी भर आगे बढ़ने का कानून है। तू 51,000 खरीद बना ले, लेकिन तू 50,000 वापिस रिपीट नहीं करना। इसी चीज को मैंने बराबर याद रखा था। मुझे याद है मेरा पहला महीना था एज ए सेल्समैन। उस जमाने में जब 4 वैक्यूम क्लीनर और 5 वैक्यूम क्लीनर का एवरेज होता था, पहला महीने में मैंने 26 बेचा। तब मुझे याद है अनिल अंबो बोल के हमारा सेल्स मैनेजर होता था, उसने कहा लाइफ में संतोष कभी भी अपना पिछले महीने से ज्यादा 1 वैक्यूम क्लीनर तो बेचना। यानी अगर तूने 10 किया तो वापस कभी 10 नहीं करने का। 11 कर ले, 12 कर ले, 13 कर ले, लेकिन 10 वापस नहीं करना। यह बात ऐसा ठक करके मेरा दिमाग के अंदर बैठ गया। माय डियर फ्रेंड्स, पहला महीने में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा और मैं इंडिया का नंबर 1 हो गया। अगला महीने मैंने 26 के बाद मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचा। यानी मेरा पास से मेरा फ्यूचर जो है मेरा पास से बड़ा हो गया। जब मैं 32 बेचा, मैं मन में सोचा कुछ भी हो जावे साला 1 ज्यादा बेचेंगे। अगला महीना मैंने 33 बेचा, उसके बाद मैंने 34 बेचा, उसके बाद 36, 39, 41, 43। लेकिन जितना भी टाइम में सेल्समैन था, जितना भी महीना में सेल्समैन था, मैंने कभी अपना पास्ट को रिपीट नहीं किया। तो मेरे को उन्होंने बना दिया ग्रुप लीडर। 4 आदमी डाल दिया, ग्रुप लीडर बना दिया, और मैं एज ए ग्रुप लीडर इंडिया का नंबर 1 बना। उसके बाद मेरे को उन्होंने सेल्स सुपरवाइजर बनाया विद 12 बॉयज अंडर मी, और 12 लड़के लोग के साथ मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर बना। उसके बाद उन्होंने मेरे को ब्रांच मैनेजर बनाया और मेरे साथ में 29 लड़के डाल दिए, और मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर। पहला बार इंडिया के हिस्ट्री में यूरेका फोर्ब्स में 200 सेल का टारगेट मेरे ब्रांच ने तोड़ा था। जब मैं 200 सेल का टारगेट तोड़ा, तब मैंने बोला आता ये 200 कभी रिपीट नहीं करायचं। तब मैंने 300 का टारगेट रखा। पहला बार यूरेका में 300 सेल का टारगेट मेरे ब्रांच मैनेजरशिप में हुआ। पहला बार में 400 सेल का टारगेट मैंने तोड़ा था। पहला बार यूरेका फोर्ब्स में 500 सेल का टारगेट मैंने तोड़ा था। जितने भी टारगेट मैंने बनाए थे, मैंने उसको तोड़ा, क्योंकि मेरा एक ही फॉर्मूला था, एक ही कानून था लाइफ का, कि अपना पास्ट को कभी रिपीट नहीं करना। तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो नायर साहब पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पास्ट की कोई औकात नहीं है, पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का नॉलेज, पास्ट का परफॉर्मेंस का कोई वैल्यू नहीं है? है, उसकी औकात है। आपकी पास्ट की औकात है। उसकी औकात यह है कि उसको रिपीट ना किया जाए। उसकी औकात यह है कि उसको रिपीट न किया जाए। यानी पास्ट में अगर 50,000 रुपया कमाया, तो उस पास्ट की औकात सिर्फ उतनी है कि उसको कभी रिपीट नहीं करना, उसके ऊपर चढ़ना चाहिए आदमी को जिंदगी में। देयरफॉर दिस इज द लॉ नंबर 1। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। ये लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं, 1 टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, सम टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ग्रो होना है, पूरे साल में 2 महीना पगार कमाना है, अच्छा इनकम कमाना है, जिंदगी में कभी कभी ऊपर जाना है, ऐसा लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं। 1 टाइम ग्रोथ नहीं, सम टाइम ग्रोथ नहीं, कभी कभी ग्रो होने वाली बात नहीं। जिंदगी भर अगर ग्रो होना है, तो आपका फ्यूचर आपका पास्ट से हमेशा बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर पास्ट में आपने किस तरह का कपड़े पहने, 400 रुपए का पहना, साला वापिस 400 का खरीदने का नहीं, 450 का ले, 500 का ले, लेकिन 400 का वापिस रिपीट नहीं करने का। इसी तरह से अगर आप 2 बेडरूम में रहते हैं, तो फ्यूचर में 3 बेडरूम होना चाहिए। और अगर आज अगर तू 3 बेडरूम में रहता है, यानी कि वो तेरा पास्ट ऑलरेडी हो चुका है, अब तुझे उस 2-3 बेडरूम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। हमेशा अपना फ्यूचर को पास्ट से बड़ा बनाइए। वो आपका पेन हो सकता है,
वो आपका घर हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है, वो गाड़ी हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है। पास्ट का नॉलेज को भी रिपीट नहीं करने का। हमेशा फ्यूचर में भी नॉलेज मस्ट बी बिगर देन द पास्ट। बहुत सारे लोग ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन आज के तारीख में उसका नॉलेज पास्ट का नॉलेज है, नया उसके पास कोई मसाला नहीं है। एंड देयरफॉर ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। हमेशा पास्ट से ज्यादा आपका सब चीज होना चाहिए हर क्षेत्र में। पास्ट में आपने किस तरह से मीटिंग लिया, वैसा मीटिंग रिपीट ही नहीं करने का। नया फ्लेवर लाने का मीटिंग में, नया तरीके से बिठा देने का। लोग ऐसे बैठे तो उल्टा बिठाओ, कुछ भी करो साला, लेकिन नया कुछ करो। पास्ट को रिपीट नहीं करने का। एंड देयरफॉर पास्ट को जो लीडर लोग रिपीट करते हैं, जो भी लीडर पास्ट को रिपीट करता है, उसको पास्ट का ही रिजल्ट वापस मिलता है। और थोड़े टाइम के बाद अगर पास्ट को ही रिपीट करेगा, जो रिजल्ट एक जमाने में मिला था वो रिजल्ट भी मिलना बंद हो जाता है। यानी सेम चीज करने से सेम रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपने कुछ किया तो आपने 2 लाख रुपया कमाया, लेकिन उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो सीधा 2 लाख 1.5 लाख हो जाएगा। उसी को फिर रिपीट करोगे तो वो सीधा 1.25 लाख हो जाएगा। उसी को रिपीट करोगे वो लाख रुपया हो जाएगा। उसी को रिपीट करोगे वो साला सीधा 50,000 रुपया आएगा। ये लाइफ टाइम ग्रोथ की बात कर रहा हूं, वन टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ग्रो होने वाली बात नहीं है। Therefore, हर चीज में ये चीज तुम्हें ये कानून याद रखना है। So what's the first कानून? जोर से बोलेंगे। जब मैं 1 2 3 4 बोलूंगा तब आपको बोलना है, हमेशा आपका फ्यूचर आपके पास से बड़ा होना चाहिए। Are you ready? 1 2 3 4। और कौन से क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। एंड दैट इज वाई वो फोटो देखो राइट हैंड साइड में, उसको ऑस्कर उसके लिए मिला। उसका नाम है AR रहमान। उसका म्यूजिक हमेशा पास से बढ़िया रहा है, हमेशा पास से बढ़िया रहा है। वो कभी रिपीट नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता पास्ट को, क्योंकि पास्ट की औकात है कि उसको कभी रिपीट नहीं कर। अगर तूने रिपीट कर दिया तो तूने पास्ट को औकात दे दिया। अगर तूने पास्ट को रिपीट कर दिया तो तूने पास्ट को मान दे दिया, सम्मान दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी। और एक बार तेरे निगाहों में पास्ट को तूने ज्यादा महत्व दिया तो फ्यूचर के बारे में तो तू कुछ नया सोच ही नहीं रहा है। एंड देयरफॉर ये कानून है लाइफ का, कभी भी अपना पास्ट को रिपीट ना करना। अगर जिंदगी में लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए, देखिए जबरदस्ती कोई बात नहीं। अगर आपने पास्ट को रिपीट किया तो हम में से बहुत सारे लोग करते ही हैं, उससे कुछ नहीं होता है। उससे लाइफ में किसी तरह का ग्रोथ नहीं होगा, उसमें लाइफ में किसी तरह का अचीवमेंट नहीं होगा। दूसरे सब आगे बढ़ जाएंगे, अपने दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, अपने कलीग्स आगे बढ़ जाएंगे, अपने मामा चाचा लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने पास्ट को रिपीट किया। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। किशोर बियानी जो आज के तारीख में पैंतलून चलाता है या बिग बाजार, देखिए एक पास्ट में उसके पास क्या था और आज, और लगातार वो बिग बाजार के नंबर्स को बढ़ा रहा है। तो आप जिस तरह से नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं, वो भी इस तरह से काम आगे बढ़ा रहा है। ये आदमी ने भी यही किया। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल, 83 बरस का ये आदमी है। ब्रिजमोहन मुंजल जो चेयरमैन है हीरो होंडा ग्रुप का। हीरो होंडा पिछले 25 साल धक धक गो, आज 25 साल हो गया। 25 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी हो गया। पिछले 8 साल से वर्ल्ड का नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी कैसा बना? क्योंकि मुंजल साहब का एक ही फिलॉसफी है कि हमें पास्ट में जिस तरह का गाड़ी बनाया वो होना ही नहीं। पास्ट में हमने बनाया था, जब मुझे याद है पहला बार जब हीरो होंडा निकला था तो 55 का एवरेज होता था, 55 का। फिर उसने बोला अभी गाड़ी जो बनाएगा 55 का एवरेज नहीं चलना, 60 का बनाओ, 65 बनाओ, 70 का बनाओ, 80 का बनाओ, 90 का बनाओ, 105 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन साला पास्ट को रिपीट नहीं करने का। इंजन को छोटा बनाओ, और भी बढ़िया बनाओ, लाइट बनाओ, ये करो वो करो। कभी भी उन्होंने, सोनी कंपनी का यही रीजन है सक्सेस के पीछे। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हमेशा उन्होंने अपना फ्यूचर को पास्ट से बड़ा बनाया। ये याद रखना।
जैसे मैंने कहा, पास्ट का सिर्फ एक ही यूज है, डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट। कभी रिपीट नहीं करना। उस तरह का मीटिंग तो कभी नहीं लेना जिस तरह का तूने मीटिंग लिया, कभी नहीं लेना। उस तरह की बातें नहीं करना, उस तरह के कपड़े नहीं पहनना, उस तरह से काम नहीं लेना। मुझे खुशी है सर, गादे से बाज आए, लोगान गाड़ी चला के आए, और मुझे मालूम है कि पास्ट में जब मैं आपको मिला था तभी आपके पास क्या था, 2 टू व्हीलर था। तो अभी ये लोगान, अगले बार मैं मिलेगा साले लोगान में आना नहीं। ये लोगान किसी को दे डालने का, कहने का मतलब है, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आदमी पास्ट को रिपीट करता है तो उसको पास्ट से मोहब्बत होने चालू हो जाती है, और एक बार पास्ट से मोहब्बत हो जावे तो उसके सामने फ्यूचर नजर नहीं आता है, एंड देयरफॉर वो आदमी खलास हो जाता है। कानून नंबर 2 इज हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से बड़ा रहना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर यूज किया, एक है कंट्रीब्यूशन, दूसरा है रिवॉर्ड। कंट्रीब्यूशन यानी मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा रिवॉर्ड से हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखना, हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवॉर्ड से ज्यादा रहना चाहिए। रिवॉर्ड, जब हम सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो अपने को क्या मिलने को चालू होता है? स्टार्टिंग में जब अपने को सक्सेसफुल होने को चालू हो जाते हैं तो क्या मिलने को चालू हो जाता है? अपने को जब सक्सेस मिलता है तो क्या क्या मिलने चालू हो जाता है? चलो बोलिए। पैसा, शोहरत, इज्जत, नाम, रिकॉग्निशन, ये मिलने चालू हो जाता है। ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, सक्सेस के रिवॉर्ड। तो ये रिवॉर्ड मिलने चालू हो जाते हैं। अब जब रिवॉर्ड मिलने चालू हो जाता है, आदमी भूल जाता है कि वो रिवॉर्ड क्यों मिला। वो रिवॉर्ड उसको इसलिए मिला क्योंकि उसने किसी के लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन किया था। कंट्रीब्यूशन का मतलब है किसी एक आदमी के लाइफ में कुछ डेंजर था, मतलब उसके पास कुछ कमाई नहीं था और उसका लाइफ में ऐसा हालत था कि उसको ईएमआई भरने के लाले पड़ गए थे, उसको ईएमआई भरने के लाले पड़ गए थे, उसका हालत बहुत ही खराब था, और तुम उसको अपना नेटवर्क में लिया और तुमने उसके लाइफ में जो डेंजर है, जो लाइफ के जो चैलेंज थे, उस डेंजर से, उस चैलेंज से उसको बाहर निकाला। जब तुमने उसको डेंजर से बाहर निकाला, उसको चैलेंज से बाहर निकाला, उसके तकलीफ से उसको बाहर निकाला, वो जाके बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम किया। उसने काम किया, तूने उसका तकलीफ निकाला, उसने काम किया, उसने पैसा आरएमपी को लाके दिया, आरएमपी को पैसा उसने लाके दिया, तो तेरे को मिला रिवॉर्ड, तेरे को मिला रिवॉर्ड। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद जब रिवॉर्ड आने को चालू हो गया तो हम भूल गए कि यह कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था। आर यू क्लियर? ये किसी का लाइफ में अपने कंट्रीब्यूशन किया था, बोल के रिवॉर्ड आया, बाद में साला अपना कंट्रीब्यूशन भूल जाता है, अपने को रिवॉर्ड से मोहब्बत हो जाता है, और अपन फिर एकदम बुक्कड़ लोग के माफत करके रिवॉर्ड के पीछे लग जाते हैं। फिर अपने को 1 लाख मिला तो अपने को और तलब लग गया कि आता अच्छा आयला आपल्याला 2 लाख पाहिजे, और वो फिर 2 लाख के पीछे लग जाता है, 3 लाख के पीछे। अरे पागल, वो 1 लाख आया था, तूने किसी के लाइफ को सुधारा बोल के। अब अगर तेरे को 2 लाख चाहिए तो तेरे को और 5 आदमी के लाइफ में डेंजर निकालना पड़ेगा। तो हर आदमी के लाइफ में 3 चीज होता है, DOS बोलता हूं मैं उसको। क्या बोलता हूं? DOS, D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजर, O फॉर अपॉर्चुनिटी, S फॉर स्ट्रेंथ। अगर मैं किसी भी आदमी के लाइफ में उतरूं
तो उसके लाइफ में डेंजर है। डेंजर बोले तो उसको डेंजर है, कमाई का डेंजर है, उसका नौकरी जाने का डेंजर है, उसके लाइफ में अगर उसने पढ़ाई नहीं किया तो पीछे रह जाएगा, ये डेंजर है। अगर उसने चैलेंजेस नहीं लिया तो बैठ जाएगा लाइफ में, ये डेंजर है। मरने का डेंजर है। अगर एक ही जगह पे रह जाएगा, एक ही घर में रह जाएगा तो डीमोटिवेट होने का डेंजर है। अगर उसने लाइफ की अच्छी अच्छी चीजों को नहीं हासिल किया तो रुक जाने का डेंजर है। अगर उसने पैसा नहीं कमाया तो उसके बच्चे बढ़िया स्कूल में नहीं जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में नहीं जाएंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, ये डेंजर है। ये डेंजर है ना, तू उसको डेंजर से बाहर निकाल। और तूने निकाला था, स्टार्टिंग में तूने निकाला था, बाद में क्या हो गया, रिवॉर्ड मिल गया। रिवॉर्ड आ गया तो तेरी नजरें टोटल किस पे फिट हो गया? किस पे फिट हो गया? रिवॉर्ड पे फिट हो गया। लेकिन रिवॉर्ड क्यों आई थी? काय के लिए आई थी? जोर से बोलिए। कंट्रीब्यूशन के लिए आई थी। आपने किसी के लाइफ में बदलाव लाया। कोई कमा नहीं रहा था, उसको कमाने के रास्ते, जो एकदम फंसा हुआ था एकदम लोन में, चला उसका घर नीलाम होने का टाइम आ गया, उसको तूने उठाया, आरएमपी में डाला, उसको तूने पैसा, मतलब उसका जो डेंजर था, उसका जो डिफिकल्टी था, उसका जो चैलेंज था, उससे तूने उसको बाहर निकाला। तेरे को रिटर्न में मिल गया रिवॉर्ड। लेकिन लाइफ टाइम ग्रोथ वाले ये बात हमेशा याद रखते हैं कि मेरे को रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था, 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 मेरे को रिवॉर्ड करके नहीं मिला था, कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था। कंट्रीब्यूशन यानी कि किसी के लाइफ का डेंजर को बाहर निकालो। और डी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। उसके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज है। हर इंसान के लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी, जैसे आपके साथ काम करने वाला, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला अगर आपके साथ जुड़ जाता है तो उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी है उसका इनकम को 10 गुना बढ़ाने का। तो आपने उसके सामने वो अपॉर्चुनिटी को रखा, उस अपॉर्चुनिटी तक उसको पहुंचाया, उस डेंजर से आपने उसको निकाला, और उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स है, उसकी सामान्य स्ट्रेंथ्स थी, उस स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया। कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला आदमी का कुछ स्ट्रेंथ था। क्या स्ट्रेंथ था? कि वो एरिया का सब आदमी लोगों को जानता था, तो इसका स्ट्रेंथ था। और तुमने उस एरिया के सब आदमी लोग को वो जानता था, वो सभी जानने वाले इंसान के पास जाके एक नया तरीके से बात करके आरएमपी के माध्यम से उसमें वो प्रोत्साहन तुमने पैदा किया। उसने वो सभी इंसान को पहले जाके वो गांव में या जिधर भी मिलता था उधर खाली लेटर देता था या जो भी करता था, लेकिन अभी उसने जाके अलग डायलॉग मारने चालू किया। आरएमपी के माध्यम से उसको मिला पैसा, तो तुमने उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया। तो DOS, या तो तुमने उसका डेंजर से उसको बाहर निकाला, या उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज था उसको मैक्सिमाइज कराया, या उसका जो स्ट्रेंथ था उसको बढ़ाया। ये तीनों जब हम करते हैं, कहते हैं हमने किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। जब भी हम किसी के लाइफ में इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं तब रिवॉर्ड आने चालू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब रिवॉर्ड आ जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, नाम मिलता है, शौहरत मिलता है, इज्जत मिलता है, साला लोगान चलाया, फिर थोड़ा बड़ा घर हो गया तो भूल गया कि ये लोगान साला आया कैसे। ये लोगान आया क्योंकि तूने और 10 जन को लोगान खरीदने का रास्ता दिखाया और उनके चड्डी में बम लगा के उनसे लोगान खरीदवाया तूने, तब जाके तेरा लोगान आया। तब जाके तेरा जब आ गया तो तूने वो जो कंट्रीब्यूशन किया वो भूलने चालू हो गया। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले जो है, जिंदगी भर जो ग्रो होते हैं, वो इस बात को कभी भूलते नहीं हैं कि मेरे को रिवॉर्ड मिला है कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी आगे अगर मेरे को बड़ा और रिवॉर्ड चाहिए तो मेरे को मेरा कंट्रीब्यूशन को और भी बढ़ाना पड़ेगा। ये साला कभी भूलने का नहीं। और ये बहुत सारे आरएमपी के लोग होलसेल में भूल गए और भूल रहे हैं। 2 रुपया क्या कमाया साले की, साला मैं तो सांप बन गया, सांप बन गया, और फिर उसने बड़ा गाड़ी ले लिया। वही आदमी लोगों को मैंने देखा है यही कंपनी में गाड़ी को बेचते हुए।
वही आदमी लोग को देखा मैंने गाड़ी को बेचते हुए, क्योंकि उसका साला फट के दरवाजा हो गया। वही आदमी लोग को देखा है मैंने 4 बेडरूम से, मैं जानता हूं नेटवर्कर, 4 बेडरूम से लेके बंगले में गया था, बंगले से अभी सीधा भाड़े का रूम में आया दहीसर में। मैं तेरे को दिखा सकता हूं ऐसे आदमी लोग, साला भूल गया हो। जब रिवॉर्ड आया तो रिवॉर्ड सर के अंदर चला गया और कंट्रीब्यूशन भूल गया। ये हमेशा याद रखना कि दिस इज कानून, कानून है, ये लॉ है, इसमें मनमानी नहीं चलता रहे। तेरे को मूड आया तो तूने कंट्रीब्यूट किया, तेरे को मूड नहीं आया तो तू कंट्रीब्यूट किया। तू है कौन है साला? तेरा मूड आएगा तो करने के लिए, मूड नहीं आने के लिए करने, तू है कौन साला? क्या है तेरी औकात कि तू दिल किया तो काम करेगा, दिल नहीं किया तो काम नहीं करेगा, मूड आया तो कंट्रीब्यूट करेगा, मूड नहीं आया तो कंट्रीब्यूट कर। तू है कौन साला? जमीन पे रहे, जमीन पे रहे। एक साला इंच भी उठा रिवॉर्ड बंद हो जाएगा। एक साला जमीन से उठने का नहीं, साला जिधर से आया भूलने का नहीं। 1 इंच उठा ऊपर, जैसी तू साला फुदकने चालू किया वैसे रिवॉर्ड बंद हो जाएंगे, याद रख। और ये लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। इसलिए गोविंदा साला बैठ गया, इसके लिए गोविंदा बैठ गया, क्योंकि वो भूल गया कि कंट्रीब्यूशन करना। अगर इलेक्शन भी जीत गया तो कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा ना। लोगों ने उसको पहले ही रिवॉर्ड दे दिया, मतलब उसको इलेक्शन में जितवा दिया, साले ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अभी वहां जा नहीं सकता है, जाएगा तो पब्लिक उसको भोग डालेगा साले को। देयरफॉर जिंदगी भर नहीं। इसके लिए सुनील दत्त जीता, इसके लिए सुनील दत्त हमेशा जीतता था, मरते दम तक साला 5 बार खड़ा था, 5 बार जीता। ये मेन बात है, कंट्रीब्यूशन नहीं भूलने का, कंट्रीब्यूशन नहीं भूलने का। एंड ये देखिए अब्दुल कलाम, ये अभी प्रेसिडेंट था, उसके बाद अभी कितना कॉलेज में जाके यूथ के साथ क्या भयंकर काम कर, लेकिन 70 बरस की उम्र में ये बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इसको लाइफ टाइम ग्रोथ का समझ में आया, जिंदगी भर ग्रो होने का है ये समझ में आया। और जो जिंदगी भर ग्रो होते हैं वो जवान रहते हैं, और इसके लिए ये लगातार ग्रो हो रहा है। बिल गेट्स का भी यही है, देखो किस तरह का कंट्रीब्यूशन चालू है। पूरा उसने अपना वेल्थ जो है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में उसने लिख डाला, पूरा कंट्रीब्यूशन चालू है। बहुत भयंकर पैमाने में ये लोग काम कर रहे हैं। कानून नंबर 3, हमेशा आपका पढ़ाई आपका तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए। हमेशा आपका पढ़ाई आपका तजुर्बे से ज्यादा होना चाहिए। तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, पढ़ाई यानी लर्निंग, यानी हमेशा लर्निंग शुड बी बिगर देन एक्सपीरियंस। ऑलवेज आपका लर्निंग आपका एक्सपीरियंस से ज्यादा रहना चाहिए। अभी आपने काम किया तो आपको एक्सपीरियंस मिला, तजुर्बा मिला। आपने काम किया तो आपने लाख रुपया कमाया महीने का, या 2 लाख कमाया, या 50,000, 10,000, आपको तजुर्बा मिला। आपने अकाउंटेंट का काम किया तो आपको तजुर्बा मिला। आपने कोई और काम किया तो आपको तजुर्बा मिला। क्या हो जाता है, तजुर्बे से ग्रोथ नहीं होता है। तजुर्बे से, तजुर्बा मतलब तेरे को नायडू आज जो मालूम है खाली वही मालूम है ना, जो तेरे को मालूम है वही मालूम है ना, तेरे को वो तो नहीं मालूम ना जो नहीं मालूम। तेरे को खाली वही मालूम है जो तेरे को मालूम है, जो तेरा तजुर्बा है। तेरे को क्या मालूम है महीने का लाख रुपया कमाने का, ये तेरा तजुर्बा है। लेकिन 3 लाख कमाने का तेरे को तजुर्बा है क्या? नहीं है ना। तेरे को कितना कमाने का तजुर्बा है? 1 लाख ना, बराबर। तो तेरे को लाख का तजुर्बा है,
तो तू कैसा सोचा ये तजुर्बे से 3 लाख मिलेगा? सोचा हो? कैसा सोचा तू? तेरे को लाख ही मिलेगा, तेरे को 3 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे को कितने का तजुर्बा है? लाख का ही तजुर्बा है। ये बात जो जिंदगी भर ग्रो होते हैं, जो लाइफ टाइम ग्रो होते हैं, उनको एक चीज मालूम है कि तजुर्बा अच्छा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो तजुर्बे से मैं जिंदगी का अगला लेवल पे नहीं जा सकता। वो पैसा हो सकता है। अरे तेरे को अगर सिल्वर का तजुर्बा है तो तू गोल्ड कैसा बनेगा? गोल्ड के लिए तो नया पढ़ाई चाहिए बाबा। अब तू गोल्ड बन गया, अभी पर्ल या मतलब फिर प्लेटिनम बनने का है, तो प्लेटिनियम के लिए तजुर्बे का जरूरत नहीं है, अगला लेवल का पढ़ाई का जरूरत है। अभी तेरे को ब्लू डायमंड बन गया, अभी क्राउन बनने का है, तो वो जो ब्लू डायमंड का जो तजुर्बा है वो काम में नहीं आता बाबा। नहीं तो हर दिन कोई भी साला कुत्ता साला बन जाएगा ना, ब्लू डायमंड, ये डायमंड, वो डायमंड, गली का हर आदमी साला बन जाएगा। फिर ऐसा नहीं चलता बाबा, लॉ है, कानून है उसका।